हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? बेटा आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो चेक करो। अगर दोनों एकदम सही है तो जल्दी से थम्स अप दो बेटा। जल्दी जल्दी। टाइम पास नहीं करना है बेटा। क्या ऑडियो वीडियो दोनों एकदम सही है? क्लियर है? ओके। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ओके बेटा। तो चलिए फिर ओके ओके। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में अपन 11th क्लास का जो वैसे तो ये पहला चैप्टर नहीं है, बट हम इसको इनिशियली इसलिए पढ़ रहे हैं पहले क्योंकि इसमें बेसिकली सेल और उसके जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको एकदम बेसिक से लेते हुए चल रहे हैं, ताकि भविष्य के जो भी चैप्टर्स है उनमें हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा? अगर अपने बेसिक स्ट्रांग रहेंगे, रूट स्ट्रांग रहेंगे, तो आगे अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी इजीली समझ सकते हैं। ओके। तो ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमिले, सेल लेमिले। ठीक है? कोई सा भी नाम ले लो बेटा, सब हाँ सबका मतलब एक ही है। ओके। तो इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है? तो लास्ट क्लास में अपन ने सेल वॉल वाला पढ़ा था, तो उसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट हो या उससे पहले जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है बेटा, उसके रिगार्डिंग अगर किसी को डाउट हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर किसी को कोई टॉपिक रिवाइज करना हो तो एक बार अपन रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको सब क्लियर है तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब घर पे पढ़ाई चल रही है। गुड। यही जोश कंटिन्यू रखना है बेटा। ठीक है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जोश हफ्ते भर का है, 10 दिन का है, महीने भर का है। ये 365 दिन, 365 डेज ये जोश रहना चाहिए। ठीक है? तब जाके क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा अपन। ठीक है? ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्या पढ़ेंगे बेटा आज अपन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा लेमेले भी बोल देते हैं, सेल लेमेले। जैसे वही वाली बात है, जैसे आपका जो नाम है, आपका नाम कुछ है बट घर वाले प्यार से कुछ और बोल देते हैं। दोस्त है ना, आपके जो दोस्त है वो प्यार से आपको कुछ और बोलते होंगे, बट उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान बदल जाता है। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लेमिले, ये सब एक ही चीज है। ठीक है? अगर अपन देखें तो ये एक्चुअल में है क्या और किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो सबसे पहले चीज जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखी है वो ये है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप ऑफ, फॉर द रिलेशनशिप ऑफ सेल। देखो यहाँ पे सेल भी रिलेशनशिप में है ना, बट तुम्हें नहीं होना है बेटा। तुम्हारा ध्यान अभी कहाँ पे होना चाहिए? नीट पे होना चाहिए। ये सब बाकी क्या है? डिस्ट्रैक्शंस है। हाँ, ये उम्र भले ही ऐसी हो, इसमें सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है? बट फिर भी भटकना नहीं है। ओके? तो हम भी नहीं भटकते हैं और वापस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है? ये क्या है बेटा? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप ऑफ सेल विद द आउटसाइड वर्ल्ड, विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब बेसिकली जो एक सेल होता है उसकी जो आउटर मोस्ट
लेयर है, जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू अगर एनिमल सेल बात करें तो उसकी जो आउटरमोस्ट लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, was elucidated only after the advent of, discovery of electron microscope in 1950s। ठीक है, मतलब जो डिटेल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो उसको स्टडी किया गया या उसके बारे में पता गया कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी 1950s में। ठीक है, उसके बाद ही पॉसिबल हो पाया बेटा। ठीक है, उससे पहले नहीं पॉसिबल था। ठीक है, तो इससे पहले क्या किया, इससे पहले क्या गया, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या किया गया बेटा, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन deduced by chemical studies, possible structure of plasma membrane by chemical studies। इसको अपने एनसीईआरटी में दे रखा है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन deduced by the chemical studies on the cell membrane of, on the प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। किसके ऊपर बेटा, ह्यूमन आरबीसी। देखो, जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही पॉसिबल हो पाया। ठीक है, बट जो एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ठीक है, एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर, वो कैसे दिया गया, जब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की गई या उसकी केमिकल स्टडीज की गई। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि अपन ब्लड सैंपल देते हैं, थोड़ा सा सैंपल देते हैं, फिर उसके ऊपर अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसमें बताते हैं कि इतने डब्ल्यूबीसी है, इतने आरबीसी है, इतने हीमोग्लोबिन है, इतना प्रोटीन है। ठीक है, ये सारी चीज पता चलता है कि नहीं चलता अपने को ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही उसके ऊपर क्या किया गया, केमिकल टेस्ट वगैरह किए गए, केमिकल स्टडीज की गई, और उसके बेसिस पे फिर अपने को पता चला कि वो किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, अपने को क्या पता चला, किस चीज का बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, बट जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो नहीं पता चला। डिटेल स्ट्रक्चर तो कब पता चला, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी 1950s में, उसके बाद। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़े, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जब ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया ना, केमिकल स्टडीज की गई, तो उसके बाद पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल,
शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये सारी चीजों का बना हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या क्या है बेटा, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें जो मेजर लिपिड है, मेजर जो लिपिड है वो कौन सी है बेटा, वो है फोस्फोलिपिड, वो है फोस्फोलिपिड। ठीक है, अपन इसको फॉस्फोलिपिड क्यों बोलते हैं, देखो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसके दो पार्ट है बेटा, एक होता है हेड वाला पार्ट और एक होता है ऐसे टेल। तो ऐसे दो टेल है और एक हेड है। जो ये हेड है ये फॉस्फेट ग्रुप का है। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोलिपिड। और इसका जो अरेंजमेंट है, इट इज अरेंज्ड इन बाइलेयर। कैसे अरेंज्ड है, बाइलेयर में अरेंज्ड है। मतलब जो ये फॉस्फोलिपिड है, लिपिड की दो लेयर प्रेजेंट है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड की कितनी लेयर है बेटा, दो लेयर है। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं बेटा, लिपिड बाइलेयर। टू बी एक्यूरेट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कौन सी लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आई बात समझ में? इसकी जो अरेंजमेंट है, अगर आप देखोगे अगर अरेंजमेंट ऑफ लिपिड को देखोगे, ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, इसमें ये तो हेड वाला पार्ट है और ये क्या है बेटा, ये टेल है। ये क्या है, टेल है। तो इसमें हेड इज प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर साइड। ठीक है, एंड ये इनर साइड कैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड। आ रही है बात समझ में? और ये जो हेड है ये कैसा है, पोलर है, पोलर नेचर का है। और टेल है ये कैसा है, नॉन पोलर। कैसा है, नॉन पोलर। अगर ये पोलर है तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। इसको मोहब्बत है किससे, पानी से। वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक बोले तो बेटा वाटर लविंग। बट जो टेल है ये क्या है बेटा, हाइड्रोफोबिक। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। मतलब डज नॉट डिजोल्व इन वाटर और इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर। आ रही है बात समझ में? तो इसके हेड के बारे में बोल रखा है, इट इंटरेक्ट्स विद वाटर, इट इंटरएक्ट्स विद वाटर। और जबकि टेल के बारे में बोल रखा है, ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। एक्वस एनवायरमेंट या एक्वस कंडीशन। आ रही है बात समझ में या नहीं आई? यहां पे जो फॉस्फोलिपिड्स है ना बेटा, ये मेजरली कौन सी है, ये फॉस्फोग्लिसराइड्स है। जो फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जो है ये बेसिकली मेजरली क्या है, मेजरली
फॉस्फोग्लिसराइड्स। क्या बेटा? फॉस्फोग्लिसराइड्स। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद एनसीईआरटी ये बोलती है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर देखो, ठीक है, मैंने इधर बताया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, शुगर। शुगर बोलो तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो रेशियो है, ठीक है, ये लिपिड का, प्रोटीन का, इन सब का जो रेशियो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन किया गया हुआ है, केमिकल स्टडीज की गई थी, ये किसके ऊपर की गई थी? ह्यूमन आरबीसी में। किसमें कर रही थी बेटा? ह्यूमन आरबीसी में। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन ह्यूमन आरबीसी, इन ह्यूमन आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लिपिड जो है, लिपिड कितना परसेंटेज है बेटा? 40% है। एंड प्रोटीन इज 52%। क्या है? 52%। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला अपन ने? रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स vary in different type of cells, in different type of cells। देखो ये जो रेशियो है ये किस में है बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ किस में है? आरबीसी में है। कौन सा आरबीसी? ह्यूमन आरबीसी। ठीक है। अगर आप स्किन का सेल देखोगे हो सकता है उसमें कुछ अलग हो। ठीक है। आप हेयर का सेल देखोगे हो सकता है उसमें कुछ अलग रेशियो हो। ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो है? ह्यूमन आरबीसी का रेशियो है। ठीक है। और फिर इसके बाद ये भी बोला हुआ है एनसीईआरटी ने कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, on the basis of ease of extraction, proteins are of two types, proteins are of two types। कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से है बेटा? एक है पेरिफेरल प्रोटीन, and another is integral protein। ठीक है। देखो जो पेरिफेरल प्रोटीन है, जो पेरिफेरल प्रोटीन है, इजी टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है। और जो इंटीग्रल, देखो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके सरफेस के ऊपर अगर ये कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसको निकालना इजी है या इसके अंदर ऐसे जो है उसको निकालना इजी है? जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसको निकालना इजी है ना बेटा। ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। और ये ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कैसे किया गया? जब उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डिटर्जेंट से ट्रीट किया गया। किससे ट्रीट किया? डिटर्जेंट से ट्रीट किया। तो अपन ने देखा कि जो प्रोटीन है वो कितना इजीली बाहर आ जा रही है। ठीक है। तो उसके बेसिस के ऊपर अपन ने प्रोटीन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है पेरिफेरल प्रोटीन और एक है इंटीग्रल प्रोटीन। अब एक्चुअल में जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना इसमें भी दो टाइप्स है बेटा, इसके भी दो टाइप्स है। ठीक है। एक है पार्शियली इंटीग्रल, एक पार्शियल इंटीग्रल है और एक कंप्लीटली इंटीग्रल है। एक कैसी है? कंप्लीटली इंटीग्रल। ठीक है। आ रही है बात समझ में या नहीं आई? ठीक है।
देखो इसको अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिपिड के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये लिपिड बाई लेयर में प्रेजेंट होती है। फिर अपन ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा। अगर इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अपन, ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अपन क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है, ओके। तो ये अपनी है इधर ध्यान दो बेटा। इधर देखो, देखो ये क्या है, ये लिपिड है बेटा। ये क्या है, ये लिपिड है, ठीक है। यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है बेटा, ये लिपिड है, ठीक है। लिपिड में मैंने आपको बताया था ना, एक हेड वाला पार्ट एंड एक टेल वाला पार्ट, है कि नहीं। तो ये जो ऊपर जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हेड है। ये क्या है बेटा, हेड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जो लिपिड होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा, बाई लेयर में, मतलब लिपिड की दो लेयर होगी। कितनी लेयर बेटा, दो लेयर। थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा डायग्राम बनाने में, हाँ। दुनिया का सबसे सुंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये। स्क्रीनशॉट लेके इसको बेच लेना, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। इतना अच्छा आर्टिस्ट आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो बेटा, तो ये है लिपिड बाइलेयर। इसमें से ये क्या है, लिपिड का हेड है। ये क्या है, लिपिड हेड, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है लिपिड टेल। ये क्या है, लिपिड टेल। ये हेड है तो ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। यही बताया था मैंने। जो बेसिकली किसका बना हुआ है, कौन सा ग्रुप इसमें मेजरली प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कौन से लिपिड, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। जो टेल है ये कैसी है, हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक। ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक,
ठीक है, ओके। अब यहां पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक तो जो सरफेस के ऊपर है ये है पेरीफेरल प्रोटीन, ये क्या है बेटा, पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। और जो ये वाली है ये है पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन, पार्शियल इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या है, कंप्लीटली इंटीग्रल, कंप्लीटली इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये बेसिकली स्टेबिलिटी देता है, ये क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड, ये क्या है बेटा, ग्लाइकोलिपिड। तो अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। कैसा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें क्या है, लिपिड बाइलेयर है कि नहीं है, लिपिड बाइलेयर है कि नहीं है बेटा, लिपिड की बाइलेयर है। इसमें अगर आप देखोगे जो हेड है वो पेरिफेरी की साइड है और जो टेल है वो अंदर की साइड है कि नहीं। तो अपन ने क्या पढ़ा था अभी यहाँ पे, अपन ने यही तो पढ़ा था। इधर देखो, जो हेड है वो प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटसाइड, इट इंटरेक्ट्स विद वाटर। और जो टेल है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। तो यहां पे जो टेल है वो एक्वस एनवायरमेंट से क्या हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है, क्योंकि एक ऐसा नेचर की है। इसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और जो हेड है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक। आई बात समझ में। और अपन ने बोला कि जो प्रोटीन है वो दो टाइप की है, एक तो पेरिफेरल है और एक इंटीग्रल है। इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन का दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम है बेटा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या है बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, या इंटरनल प्रोटीन, ठीक है। ये भी दो टाइप की है, एक तो जो पार्शियली एम्बेडेड हो, मतलब हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, और एक जो कंप्लीटली आर पार जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीटली इंटीग्रल प्रोटीन या कंप्लीटली इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। दिस एक्ट्स एज टनल प्रोटीन्स, ये कैसे काम करती है, टनल प्रोटीन की जैसे। बेसिकली यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। क्योंकि अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर उसकी परमिएबिलिटी की बात करें तो बेटा वो कैसी है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। देखो जब अपन परमिएबिलिटी की बात करते हैं ना, एक होती है परमिएबल, ठीक है, 100% परमिएबल, मतलब उसके आर पार कुछ भी आ जा सकता है, ठीक है। वो किसी को ऐसे भेदभाव नहीं करती है कि नहीं मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी या उसको अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है। इट इज फ्रीली परमिएबल। एक होती है सेमी परमिएबल, कि ओनली स्पेसिफिक साइज और ऐसा कुछ, ठीक है, उन सब चीजों को ही अलाउ करेगी। एक होते सिलेक्टिव, मतलब इट इज हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, दैट इट विल अलाउ ओनली सर्टेन सो एंड सो मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है। नो मैटर इफ देयर इज अनदर मॉलिक्यूल विद वेरी लेस साइज, इट विल नॉट अलाउ दैट आल्सो। आ रही है बात समझ में बेटा, ठीक है। तो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी है बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल। कुछ किताबों में सेमी परमिएबल दिया हुआ है, बट आपको क्या फॉलो करना है, आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी। क्या फॉलो करनी है, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है बेटा, एनसीईआरटी है माई बाप, ठीक है। नीट के लिए माई बाप कौन, एनसीईआरटी।
तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है अपने को वही फॉलो करना है। एनसीईआरटी ने दे रखा है सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे जो ये सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इसके आर पार कुछ चीजों का आना जाना भी तो होता होगा ना बेटा, क्योंकि सेल को कुछ चीजें चाहिए भी, कुछ चीजें बाहर भी जानी चाहिए सेल से। ठीक है, तो कई बार ये जो अपना ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये काफी चीजों को अलाउ नहीं करती अपने आर पार, क्योंकि इसके टेल का नेचर कैसा है, नॉन पोलर, और हेड का नेचर कैसा है, पोलर। ठीक है, तो ये कई बार कुछ ऐसी चीजें जिनको अलाउ नहीं करते, तो वो किसके थ्रू जाती है, वो इंटरनल प्रोटीन्स के थ्रू जाती है। ठीक है, जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं ना बेटा, चैनल्स या पंप्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है एक्वापोरिन, पानी के मूवमेंट के लिए। ठीक है बेटा, ओके, आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पे ये जो प्रोटीन है दो टाइप की। ठीक है, अब इसमें अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे ये मैंने ग्लाइकोप्रोटीन लिखा है और ये ग्लाइकोलिपिड लिखा है। ये एक्चुअल में क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगर ये लिपिड के ऊपर प्रेजेंट तो अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और जनरली ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और यहां पे अगर आप देख पा रहे हो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल कन्फर्स या स्टेरॉल कन्फर्स स्टेबिलिटी। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए बोला गया है कि अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी एक एनालॉजी दी गई है, लाइक इट इज लाइक प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर क्या हुआ बेटा, एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया। क्या आया, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन द ईयर 1972। कौन से साल में दिया बेटा, इन द ईयर 1972। इन 1972, सॉरी, इन 1972 किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, एक इंप्रूव्ड वर्जन दिया सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सिंगर और निकोलसन के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, कि जो ये लिपिड है ना बेटा, इसका जो क्वाजी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड, ठीक है, जो लिपिड है, लिपिड की जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है, ठीक है, ये एनेबल करती है प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट मतलब ऐसे साइडवेज। ठीक है, किसकी वजह से हो पा रहा है, ड्यू टू द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को अपन बोलते हैं, इट इज द मेजर ऑफ फ्लूइडिटी। क्या है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइडिटी। आ रही है बात समझ में? लिखो, अकॉर्डिंग टू दी फ्लूइड मोजाइक मॉडल given by Singer and Nicholson, given by Singer and Nicholson in 1972. In 1972, according to the fluid mosaic model given by Singer and Nicholson in 1972, the quasi-fluid nature of lipid, the quasi-fluid
नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of protein, enables the lateral movement of protein within the lipid bilayer, within the लिपिड बाइलेयर। ठीक है, और इसी एबिलिटी को, दिस एबिलिटी इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। किसकी फ्लूइडिटी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। अगर कोई पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है या किसकी वजह से है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? इट इज ड्यू टू दी क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड या सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। और इसी की वजह से जो प्रोटीन है वो ऐसे लेटरली मूव कर सकती है या लेटरली मूव करती है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब नेक्स्ट जो अपन करेंगे वो करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करेंगे बेटा? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस है वो क्या क्या हो सकते हैं बेटा? सेल ग्रोथ, क्या क्या हो सकता है बेटा? सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन, सीक्रेशंस और एंडोसाइटोसिस। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, इंटरसेल्युलर जंक्शंस। क्या यही है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नहीं बेटा, इसके अलावा इसका एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन is its permeability। अगर कोई पूछे व्हाट इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बोले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज इट्स परमिएबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा किसके आर पार? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार। ठीक है, आई बात समझ में? तो अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल।
मतलब कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार जाने देती है, बाकी को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके होने के बेसिकली 3-4 मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है? डिफ्यूजन। क्या है बेटा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन को पढ़ने के लिए एक बार इधर ध्यान दो। डिफ्यूजन क्या होता है? इधर बोर्ड पे देखो बेटा, ये क्या है बेटा? कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो क्या रहते हैं? हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। कैसे रहते हैं? रैंडम मोशन में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है तो ये इधर भी जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और छोटा करना। ये क्या रहता है? हमेशा ऐसे रैंडम मोशन में रह सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ऐसे हमेशा ऐसे रैंडम मोशन में रहेंगे, वाइब्रेट करेंगे। पर इनका जो नेट मूवमेंट होगा, क्या होगा बेटा? नेट मूवमेंट जो होगा वो हमेशा रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है बेटा? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है। और इधर क्या है? ये है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो, ऐसे तो ये क्या रहते हैं? हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब हमेशा कैसे रहेंगे? रैंडम मोशन में। ठीक है, बट इनका जो नेट मूवमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये पहले इधर गया, फिर 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 इधर गया। ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। बट इसका जो नेट मूवमेंट होगा वो देखो कहां से कहां है? फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप ऐसे याद रखो, वो एक ऋतिक रोशन का गाना है ना बेटा, इधर चला मैं उधर चला, जाने का हमें किधर चला। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही हैं, वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। ठीक है, बट ऋतिक रोशन भी अल्टीमेटली तो किसके पीछे जा रहा था? प्रीति जिंटा के पीछे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ जाएंगे अल्टीमेटली? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आ रही है बात समझ में? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल गैसेस, गैसेस में क्या, जैसे डीओ। ठीक है, डीओ लगाते हैं अपन, ठीक है, खुशबू के लिए। आप कभी एक्सपेरिमेंट करना, आप अपने कमरे में एक इधर कोने में डीओ छिड़कना। ठीक है, या कई बार रूम फ्रेशनर होता है, ठीक है, वो अपन एक कोने में इधर करते हैं, बट कुछ ही टाइम में उसकी जो खुशबू है या जो स्मेल है, ठीक है, वो उस कोने में भी दिखाई दे जाएगी, दूसरे कोने में। रीजन, क्योंकि जैसे अपन ने यहाँ पे अगर स्प्रे किया है तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। ठीक है बेटा,
और उधर दूसरे साइड में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम। तो ये कहां से कहां मूव करेंगे, नेट मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसी को बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इधर देखो, सबको समझ में आ रहा है, ये समझ में आया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, विदाउट द यूज ऑफ एटीपी या विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा टर्म है बेटा वो है ऑस्मोसिस। दूसरा टर्म क्या है बेटा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए एक बात हमेशा याद रखो, ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब जब पानी का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो, बट बेसिकली जब पानी का मूवमेंट होता है तो अपन कॉन्सेंट्रेशन वाला वर्ड यूज ना करके अपन बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर from higher water potential, from higher water potential to lower water potential, to lower water potential across a membrane, across a membrane is called osmosis, is called osmosis। देखो आप कहोगे सर यहाँ पे आपने वाटर पोटेंशियल वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा पहले आपके क्या होता था, एक चैप्टर होता था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता था वाटर पोटेंशियल का, ठीक है। अब वो वहां से तो डिलीट कर दिया है, एनसीईआरटी ने चैप्टर डिलीट कर दिया है, बट ये कॉन्सेप्ट में तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको ये वाला सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। देखो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में भी क्या होता है, गैप तो होता है, जगह होती है, खाली जगह। अगर अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जो खाली स्पेस है उसको क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो इजीली मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि जो खाली स्पेस थी वो क्या हो गई, फिल हो गई ना बेटा, सॉल्यूट्स ने ले ली। तो ये वाटर की मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि फेवर कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को घटाएगा। ऐसे जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर कैसा भी हो सकता है, पुश वाला भी हो सकता है, पुल वाला भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, पुश भी हो सकता है एंड पुल भी हो सकता है, ठीक है। अगर पुश है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बेटा, पोटेंशियल को बढ़ाएगा, और अगर पुल है तो वो क्या करेगा, घटाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगर जैसे मैं खड़ा हूं, मैंने अगर इसको पुश किया तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। वाटर को अगर अपन ने पुश किया तो क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये अगर आपका ये पोटेंशियल वाला टर्म अगर नहीं याद होता तो आप ऐसे याद कर लो, फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वो भी सही है अभी के लिए, ठीक है। आपकी 11th क्लास के अकॉर्डिंग वो वाली डेफिनेशन भी सही है, ठीक है बेटा। तो ये याद रखोगे। अगर ऐसे ही अगर डिफ्यूजन के लिए पूछ ले व्हाट इज डिफ्यूजन, तो आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, इधर लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, along the concentration gradient, along the concentration gradient, ठीक है, without the use of ATP,
विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी क्या है? डिफ्यूजन है। ठीक है, अब बेटा एटीपी के यूज और विदाउट यूज, इसके बेसिस के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो टाइप का है, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर देखो एटीपी का यूज हो रहा है मूवमेंट के लिए, ठीक है, या एनर्जी का यूज हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और अगर एनर्जी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, तो वो कैसा होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई पूछे कि जो डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो आप क्या बोलोगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। वो क्या है बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ऐसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक और एग्जांपल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या है बेटा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो अगर इधर आप देखोगे तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताया है इधर, ठीक है, मैंने यहां पे ये टनल प्रोटीन का डिस्कस किया है जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जा रही है, आर पार जा रही है। ठीक है, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये हर चीज को तो अलाउ करेगी नहीं। ठीक है, बट कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो सेल के इधर से उधर जाना है, जैसे एक साइड उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक साइड कम है, तो वो किसके थ्रू जाएंगे? वो इनके थ्रू जाएंगे। तो ये क्या हो गया? डिफ्यूजन ही है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट कोई ना कोई क्या कर रहा है? उसको फैसिलिटेट कर रहा है। और यहां पे फैसिलिटेट कौन करता है? जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है। कौन सी प्रोटीन्स? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स। ठीक है, वो उनको क्या करती है? फैसिलिटेट करती है, उनकी मदद करती है। इसलिए उस टाइप के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं अपन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आ रही है बात समझ में या नहीं आई किसी को? ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कोई पूछे कि इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और अगर ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोले, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? मूवमेंट तो हो रही है, मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन with the use of ATP, with the use of ATP। ठीक है, देखो यूज ऑफ एटीपी क्यों होता है? क्योंकि ये कैसा होता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कैसे काम करता है ये? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो हाई टू लो होगा या लो टू हाई होगा? लो टू हाई। क्या होगा? लो टू हाई कंसंट्रेशन। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे क्या होता है? यहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, यहां पे एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। एनर्जी बोले तो एटीपी। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कोई एग्जांपल? सोडियम पोटेशियम पंप। सर ये क्या है? ये तो हम सुनी पहली बार रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब जब जैसे आप 11th क्लास पढ़ते हुए जाओगे, ठीक है, तो ये आपके जैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वहां पे जब आप नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ोगे ना, कंडक्शन, जनरेशन, ये सारी चीज पढ़ोगे, तो वहां पे आएंगे ये सारी चीजें। सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये कैसा है? एक्टिव। कैसा पंप है? एक्टिव है, मतलब एनर्जी खर्च करता है, एटीपी का यूज होता है। दूसरा एक और अगर एग्जांपल देखें तो साइक्लोसिस। साइक्लोसिस बोले तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कैसा है बेटा? एक्टिव। कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके लिए भी क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। आ रही है बात समझ में? तो यहां तक क्लियर हो गया क्या या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ।
ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन अपन ने कंप्लीट किया है बेटा। अब जो नेक्स्ट है वो अपन स्टार्ट करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बेटा? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या कुछ पॉइंट है जो वापस से रिपीट करना हो? बताओ बेटा, जल्दी कमेंट करके बताओ। हाँ, इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। डिफ्यूजन वगैरह को, सिंपल डिफ्यूजन वगैरह को डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनहिल, क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो की तरफ आ रहा है और ये लो से हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है? अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी खर्च होती है, स्पेंड होती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है? एनसीईआरटी की एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐप पे, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हो या मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सो मच।